हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका जो शिक्षण विधि है उस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू करेंगे। देखिए, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चंस को टाइप करके अपलोड करने के लिए, इसलिए आप लोगों का गाइड से क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया जा रहा है। अगर मुझे किसी दिन टाइम मिलता है मैं इनसाइड क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगी। बाकी इनसाइड क्वेश्चंस जो है वो कुछ ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हो पाता है, तो वो जो है क्योंकि वो जिम्मेदारी हम ले चुके हैं तो उस पैड बैच में क्वेश्चंस दिया जाता है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर मुझे आगे टाइम मिलता है तो मैं कुछ क्वेश्चंस इधर भी दूंगी। बाकी उधर जो है लगभग 50 क्वेश्चंस पर डे तो हो ही जाता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस होता है, उससे कम नहीं। अगर कोई आपका कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिटेल्स जो है आप लोगों को कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। और अगर आप में से ऐसे कोई है कि जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप लोग का कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन जारी रखिए, अब बहुत कम टाइम ही बचा है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गद्य पाठ विधि पर आधारित प्रश्नावली जो है वो हम पहले करेंगे। ये जो आपका मतलब ये एक तरह से है जैसे कि हम जो कोई भी लैंग्वेज को लेकर जब हम एग्ज़ाम देते हैं, स्पेशली जब टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका कुछ लैंग्वेज के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस रहता है और वो लैंग्वेज के ऊपर में जो आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। तो वही क्वेश्चंस को अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, परिचयात्मक प्रश्न जो है किसके आधार पर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये जो परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर होना चाहिए, ये कब होता है, ये कौन से सोपान के अंतर्गत होता है। ये फर्स्ट आपका होता है, देखिए सोपान को अगर आप देखिएगा 5 सोपान है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनरावृत्ति, प्रयोग। तो ये 5 सोपान में से सबसे पहला सोपान जो आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हम क्या करते हैं ना, विषय प्रवेश करने से पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर वही प्रश्न के बारे में बोला गया है कि परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर होना चाहिए। तो वो जो हम जो प्रस्तावना सोपान में जो प्रश्न करते हैं वो हमारा परिचयात्मक प्रश्न होता है और वो आधारित होता है पूर्व ज्ञान पर। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर होना चाहिए, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। काठिन्य पर, शिक्षक के पूर्व ज्ञान पर, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर, शिक्षा स्तर पर। तो अगर आप देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर होना चाहिए। इसका अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है परिचयात्मक प्रश्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम विषय प्रवेश करने से पहले परिचयात्मक प्रश्न करते हैं और ये छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं होता है, ये जस्ट पूछा जाता है इसलिए कि बच्चे जो है अभी तक कितना जानते हैं उसको जानने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा। परिचयात्मक प्रश्न जो है ये छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परिचयात्मक प्रश्न किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। परिचयात्मक प्रश्न किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। चित्र और वस्तुओं द्वारा, चित्रों और वस्तुओं द्वारा, प्रतिरूपी तथा प्रश्नों के द्वारा, ए और बी दोनों सही हो सकता है, ये एक ऑप्शन दिया है, और आदर्श भाषण के द्वारा। तो अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 2 नंबर का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन दिया है कि परिचयात्मक प्रश्न किसके आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, इसका ये ऑप्शन भी सही होगा, चित्र और वस्तुओं के द्वारा। दूसरा ऑप्शन भी सही होगा, प्रतिरूपी तथा प्रश्नों के द्वारा। प्रतिरूपी के द्वारा भी हम कर सकते हैं, प्रश्नों के द्वारा भी हम कर सकते हैं, चित्रों के द्वारा कर सकते हैं, वस्तुओं के द्वारा भी कर सकते हैं। हम परिचयात्मक प्रश्न जो है पूछते हैं उसको प्रस्तुत करने के बारे में बोला है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि चित्रों और वस्तुओं के द्वारा और उसके साथ साथ प्रतिरूपी और प्रश्नों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वाचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आज का क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अगर बुक को पढ़िएगा, आपके पास में अगर ये इससे रिलेटेड कोई बुक है तो वो बुक में आपको ये क्वेश्चन हर जगह में मिलेगा आपको। तो वाचन कितने प्रकार के होते हैं दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा, 3 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका जो वाचन कितने प्रकार के होते हैं, इसका यहाँ पर तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन को सही बताया गया है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाचन तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन।
तो अगर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। सस्वर वाचन और मौन वाचन होना चाहिए, वाचन का 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श वाचन कब किया जाता है? बोध प्रश्न के बाद, अनुकरण वाचन के बाद, पूर्व ज्ञान के बाद, प्रस्तुतिकरण के पश्चात। तो देखिए अगर 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है आदर्श वाचन कब किया जाता है? बोध प्रश्न के बाद, अनुकरण वाचन के बाद, पूर्व ज्ञान के बाद, प्रस्तुतिकरण के पश्चात। तो ये प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत आएगा। अनुकरण वाचन के बाद में होता है आदर्श वाचन, यहाँ दिया है आदर्श वाचन कब किया जाता है? अनुकरण वाचन के बाद में, पूर्व ज्ञान के बाद, बोध प्रश्न के बाद, प्रस्तुतिकरण के पश्चात। ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए प्रस्तुतिकरण सोपान में अनुकरण वाचन के बाद में होता है आदर्श वाचन, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा तो इसमें कुछ ठीक ठाक ऑप्शन नहीं है। आप इसको याद रखिए कि आदर्श वाचन जो है अनुकरण वाचन के बाद में होता है। अनुकरण वाचन जो है वो टीचर्स करते हैं और उसके बाद में आदर्श वाचन जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आदर्श वाचन कब किया जाता है? आदर्श वाचन कब किया जाता है क्वेश्चन आपका? तो आदर्श वाचन जो है प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है कि प्रस्तुतिकरण के पश्चात। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है, या आप बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन सही जो अप्रोप्राइट वे में नहीं दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा इसमें से कोई भी एक आपका ऑप्शन नहीं है। आप बस याद रखिए प्रस्तुतिकरण सोपान में आदर्श वाचन होता है और आदर्श वाचन के बाद में बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श वाक्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? छात्र, अध्यापक, पर्यवेक्षक, अध्येता। तो अगर 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 का बी ऑप्शन सही होगा। आदर्श वाक्य जो है वो अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, 5 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत नमूने को दृष्टि में रखते हुए छात्र द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए अध्यापक द्वारा प्रस्तुत नमूने को दृष्टि में रखते हुए छात्रों द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मौन वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन या आदर्श वाचन। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। मैं अभी आप लोगों को बताई कि अध्यापक द्वारा प्रस्तुत नमूने को दृष्टि में रखते हुए छात्र द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है, मतलब अनुकरण वाचन जो छात्र करते हैं उसके बारे में ये दिया है। तो वो जो सस्वर वाचन छात्र करते हैं वो कहलाता है अनुकरण वाचन, क्योंकि अनुकरण करते हैं छात्र शिक्षक का या अध्यापक का। तो 6 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत नमूने को दृष्टि में रखते हुए छात्र द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेखन के समय किस पर ध्यान देना जरूरी है? पाठ की प्रकृति तथा समय, अक्षर क्रम, वर्तनी शुद्धता। तो अगर आप 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लेखन के समय किस पर ध्यान देना ज़रूरी है, कि जब हम लिखते हैं तो उस समय किस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर आप ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका देखिए ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन दिया है अक्षर क्रम। अक्षर क्रम भी अगर हम लिखते हैं, अक्षर क्रम अगर सही तरह से अगर क्रम अगर सही नहीं हुआ तो हमारा जो उससे मीनिंग जो है वो सही नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, अब अगर हम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे? वाक्य लिखेंगे। वाक्य का डेफिनेशन में भी ही हम पढ़ चुके हैं कि अगर शब्दों को सही क्रम में ना लिखे तो उसका मीनिंग सही से नहीं आएगा। तो अक्षर के क्रम यहाँ पर दिया है, अक्षर के क्रम से भी मीनिंग सही से अक्षर का क्रम से भी मीनिंग आने में दिक्कत होगा। वर्तनी को भी ध्यान दिया जाता है। शुद्धता जो है स्पेलिंग मिस्टेक करके शुद्धता है, लेकिन शुद्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन को सही बोला गया, पाठ की प्रकृति तथा समय। अब अगर हम मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हैं तो उस टाइम पर हमें समय को भी ध्यान देना है, पाठ की प्रकृति को भी ध्यान देना है। तो इस हिसाब से इसमें जो आंसर दिया है ए ऑप्शन को ही अभी यहाँ पर हम आंसर मानते हुए चलेंगे कि लेखन के समय किस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ए ऑप्शन को हम यहाँ सही मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बोध प्रश्न कब पूछे जाते हैं? अनुकरण वाचन के पश्चात, आदर्श वाचन के पूर्व, ये तो नहीं होगा। प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ये भी नहीं होगा। चिंतामूलक प्रश्न के बाद। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अनुकरण वाचन के पश्चात ही बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर का ए ऑप्शन सही है, अनुकरण वाचन के पश्चात बोध प्रश्न पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ठीक है, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों को परखने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन हेतु, प्रस्तुत गद्यांश से छात्र ने कहाँ तक समझा उसे परखने हेतु, आनंदानुभूति हेतु। डी नंबर तो नहीं होगा और आपका बी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर हम इवैल्यूएशन कभी नहीं करेंगे, हम पुनरावृत्ति में सारांश कथन के बाद में इवैल्यूएशन आपका मूल्यांकन होता है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा आपका ए और सी में से। अगर 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। प्रस्तुत गद्यांश को छात्र ने कहाँ तक समझा उसे परखने हेतु। ठीक है, छात्र को हम परखते नहीं है, छात्र जो है इस गद्यांश को या जो भी वो समझा है उसको वो कहाँ तक समझा है वो परखने के हेतु हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न पूछते हैं। देखिए, आप जब भी आपका शिक्षण विधि से क्वेश्चन आता है या फिर आपका जो कंपलसरी पेपर जो है पेडागोजी से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव वर्ड है ना, मतलब जहाँ पर टीचर्स को डोमिनेंट बताया जाता है वहाँ पर वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। तो उसको तो कभी भी आप टिक नहीं कीजिएगा। आपको अगर आ ही नहीं रहा है, वैसे तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे कि ऑस्टेट वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो डोमिनेंट जहाँ पर बताया जाता है टीचर्स को वो आंसर हमेशा से गलत होता है। तो यहाँ पर छात्र को परखने के लिए वो भी कभी नहीं होगा। छात्र को हम कैसे परखेंगे? छात्र जो है वो जब तक एक बच्चा कुछ चीज़ समझा नहीं होता है वो तब तक अनजान होता है। हम कभी भी उसको मूर्ख नहीं कह सकते, हम बस कह सकते हैं वो अनजान है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हर क्वेश्चन का आंसर्स को बनाइएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, इसका सही ऑप्शन है प्रस्तुत गद्यांश को छात्रों ने कहाँ तक समझा उसे परखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानमूलक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? ठीक है, ज्ञानमूलक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? सस्वर वाचन के पश्चात, भाषा कार्य के बाद, आदर्श वाचन के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 10 नंबर का जो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। सस्वर वाचन के पश्चात जो है ज्ञानमूलक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन को सही बताया गया है। तो आपका ज्ञानमूलक प्रश्न कब पूछे जाते हैं का आंसर हो जाएगा सस्वर वाचन के पश्चात। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानमूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पाठ में प्रतिपादित विचारों के आत्मसात करने हेतु, पाठ में प्रतिपादित विचारों को आत्मसात कराने हेतु। देखिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ज्ञानमूलक प्रश्न कब पूछे जाते हैं, ज्ञानमूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका देखिए, पाठ में प्रतिपादित विचारों के आत्मसात करने हेतु, पाठ में प्रतिपादित विचारों को आत्मसात कराने हेतु, एक तो आत्मसात करने हेतु, दूसरा है आत्मसात कराने हेतु। पाठ में प्रतिपादित विचारों का परीक्षण हेतु, जो विचार पाठ में दिया गया है उसका परीक्षण करने के लिए, या सस्वर वाचन को सरल कराने हेतु। ये बोला गया है कि ज्ञानमूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि सस्वर वाचन को सरल कराने हेतु, या पाठ में जो प्रतिपादित विचार है उसका परीक्षण करने के लिए, या फिर पाठ में प्रतिपादित विचारों को आत्मसात कराने हेतु, या फिर आत्मसात करने हेतु। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मसात कराने हेतु, करने हेतु मतलब क्या है, टीचर्स को थोड़ी आत्मसात करना है, टीचर्स को आत्मसात कराना है, स्टूडेंट्स को आत्मसात करना है। तो आपका 11 का बी ऑप्शन सही होगा। पाठ में प्रतिपादित विचारों को आत्मसात कराने हेतु, ठीक है, ज्ञानमूलक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानमूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पाठ में प्रतिपादित विचारों को छात्रों ने कहाँ तक समझा, चिंतामूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पाठ में प्रतिपादित विचारों को छात्र ने कहाँ तक समझा उसका मूल्यांकन करने हेतु, पाठ में छात्रों की रुचि परखने हेतु, पाठ में छात्रों का ध्यान पाठ में छात्रों का ध्यान की परीक्षा हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका अगर 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 12 का आपका सही ऑप्शन जो है ए है कि पाठ में प्रतिपादित विचारों को छात्रों ने कहाँ तक समझा उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर जो है चिंतामूलक प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाठ में प्रतिपादित जो विचार है उसको छात्र ने कहाँ तक समझा है। ठीक है, 12 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन से प्रश्न सर्वप्रथम पूछे जाते हैं? चिंतामूलक, परिचयात्मक, बोध प्रश्न, ज्ञानमूलक प्रश्न। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। परिचयात्मक प्रश्न जो है सर्वप्रथम पूछे जाते हैं। आप लोगों को बताना है कि परिचयात्मक प्रश्न जो है ये कौन से सोपान के अंतर्गत पूछे जाते हैं, वो सोपान का नाम आपको बताना है। 30 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछते हैं वो परिचयात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको बताना है ये परिचयात्मक प्रश्न जो है ये कौन से सोपान के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए हम पद्य पाठ विधि से अभी जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गद्य पाठ विधि का सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो पद्य पाठ विधि का अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, सामान्य परिचयात्मक प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं? ठीक है, अध्येता, अध्यापक, छात्र, अभिभावक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है, सामान्य परिचयात्मक प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, मतलब पूछने वाले कौन है यहाँ पर प्रश्न। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, अध्यापक के द्वारा ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परिचयात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो ये तो आपका जो है सिर्फ पद्य पाठ विधि है, तो इसलिए परिचयात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं ये दोबारा रिपीट हुआ है, गद्य पाठ में भी रिपीट हुआ था। और ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का अगर ऑप्शन आप देखिएगा, छात्रों को रसास्वादन हेतु, विषय का शीर्षक लाने हेतु, छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु, छात्रों की शंका दूर कराने हेतु। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 नंबर का आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु। गद्य पाठ में भी यही सेम क्वेश्चन था, पद्य पाठ में भी यही सेम क्वेश्चन था और इसका आंसर भी सेम है। लेकिन कुछ जगह पर गद्य पाठ और पद्य पाठ का प्रश्न सेम होने पर भी आंसर जो है उसमें डिफरेंसेस आपको नजर आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पद्य पाठ विधि में प्रस्तुत पाठ के कैसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्तुत पाठ को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, पाठ को एक ही अनुक्ति में प्रस्तुत किया जाता है, पाठक को दीर्घ किया जाता है। अच्छा, पाठ को दीर्घ किया जाता है, पाठ को सुगम किया जाता है, पाठ की आलोचना होती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 3 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही होगा कि पद्य पाठ विधि में पाठ को एक ही अनुक्ति में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 3 का ए ऑप्शन सही है। पद्य पाठ विधि में ये ध्यान रखिएगा, पाठ को एक ही अनुक्ति में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पद्य पाठ विधि में कौन सा सोपान नहीं होता? अनुकरण वाचन, भाषा कार्य, उद्देश्य कथन, सस्वर वाचन। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 नंबर का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन सही दिया गया है कि भाषा कार्य नहीं होता है, लेकिन आपका जो है व्याकरणिक कार्य तो दोनों में होता है, मतलब व्याकरणिक कार्य तो तीनों में होता है, पद्य पाठ में भी होता है, गद्य पाठ में भी होता है और आपका व्याकरण पाठ में तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर दिया है भाषा कार्य जो है वो पद्य पाठ विधि में ये वाला सोपान नहीं होता। यहाँ तो सोपान सिर्फ जो है आपका उद्देश्य कथन एक ही सोपान है, बाकी जो है अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन जो है प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका अगर आंसर देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन को बताया गया है। यहाँ बताया गया कि पद्य पाठ विधि में भाषा कार्य नहीं होता है, ऐसा बोला गया है। ये अगर इसके आंसर को अगर हम देखेंगे तो भाषा कार्य जो है पद्य पाठ विधि में व्याकरणिक कार्य तो होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा कार्य नहीं होता है, ऐसा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, पद्य पाठ में आदर्श तथा अनुकरण वाचन क्यों कराए जाते हैं? काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के साथ साथ कविता के मुख्य भावों को छात्र में आत्मसात कराने हेतु, छात्रों की लज्जा निवारण हेतु, कविता को सरल बनाने हेतु, स्पष्टीकरण हेतु। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 का यहाँ पर ए ऑप्शन को सही बताया गया है कि काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के साथ साथ कविता के मुख्य भावों को छात्र में आत्मसात कराने हेतु पद्य पाठ में आदर्श और अनुकरण वाचन कराए जाते हैं। ठीक है, या आदर्श और अनुकरण वाचन होते हैं, कराए जाते तो नहीं, क्योंकि आदर्श वाचन तो टीचर्स करते हैं और अनुकरण वाचन स्टूडेंट्स करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा, पद्य पाठ में आदर्श तथा अनुकरण वाचन कराने के पीछे यहाँ पर कारण बताया है कि काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए और उसके साथ साथ मुख्य भावों को छात्र जैसे आत्मसात कर सके, इसलिए पद्य पाठ में आदर्श और अनुकरण वाचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पद्य पाठ में सामान्यतः
क्या नहीं होता पद्य पाठ में? मौन वाचन, भाव विशेषण, काठिन्य निवारण, वाक्य प्रयोग की युक्ति का प्रयोग। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। वाक्य प्रयोग की युक्ति का प्रयोग नहीं होता है। बाकी मौन वाचन भी हो सकता है, भाव विश्लेषण के प्रश्न भी पूछे जाते हैं या भाव को विश्लेषित भी किया जाता है और काठिन्य निवारण भी किए जाते हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग की युक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो 6 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भावबोध परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ दिया है भावबोध परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? कविता के मुख्य नहीं पर आधारित, कविता के मुख्य विषय पर आधारित, कविता के मुख्य भावों पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 7 नंबर का यहाँ सी ऑप्शन को सही बताया गया है कि भावबोध परीक्षण में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कविता के मुख्य भावों पर आधारित होता है। ठीक है, भावबोध यानी कि भाव को बच्चे किस तरह से समझे हैं, कितना हद तक समझे हैं, वो जानकारी के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कविता के मुख्य भावों पर आधारित होते हैं भावबोध परीक्षण के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, पद्य पाठ में मौन वाचन की क्या आवश्यकता है? आत्मीकरण के लिए, भाव विश्लेषण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, काव्यानंद का स्वाद के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 8 का ए ऑप्शन सही है। आत्मीकरण के लिए पद्य पाठ में मौन वाचन किया जाता है। ठीक है, मौन वाचन बच्चे करते हैं। किस तरह से मौन वाचन किया जाता है? मौन वाचन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम चुपचाप मतलब बिल्कुल चुप हो जाना। मौन वाचन का मतलब ये भी नहीं है कि क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। मौन वाचन का मतलब ये है मन ही मन पढ़िए, ताकि बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर मन ही मन पढ़िए, इसलिए मौन वाचन करवाया जाता है। तो पद्य पाठ में मौन वाचन की आवश्यकता है जो, वो क्या आवश्यकता है ना, आत्मीकरण के लिए इसकी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, पद्य पाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए क्या किया जाता है? भाव विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाता है, भाव विश्लेषण किया जाता है, या सस्वर वाचन किया जाता है, या अनुकरण वाचन किया जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 9 नंबर का यहाँ पर ए ऑप्शन को सही बोला गया है। यहाँ पर पद्य पाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए क्या किया जाता है क्वेश्चन है। तो आपका अगर आप देखिएगा देखिए इसका जो है सी ऑप्शन को इसलिए सही बोलेंगे हम, क्योंकि अगर आप देखिएगा प्राथमिक रूप में अगर काव्यानंद हमें मिलता है, काव्यानंद का स्वाद आता है, तो वो भाव विश्लेषण तो बाद में होता है। सस्वर वाचन से ही काव्य का आनंद लिया जा सकता है। तो 9 का इसलिए मैं सी ऑप्शन को सही बोलूँगी। मूल्यांकन तो नहीं होगा, मूल्यांकन से भला काव्यानंद का स्वाद कैसे मिलेगा किसी को। क्वेश्चन नंबर 11, पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन, आपका 9 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भावों को समझने के लिए, कविता में काव्यात्मक भाव को सुदृढ़ कराने के हेतु, छात्रों को प्रेरित करने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 10 का जो है यहाँ पर जो है 10 का बी ऑप्शन को सही बताया गया है कि कविता में काव्यात्मक प्रभाव को सुदृढ़ कराने के लिए। तो काव्यात्मक प्रभाव को अगर सुदृढ़ कराया जाता है, सुदृढ़ कराया जाता है आपका सस्वर वाचन से, तो सस्वर वाचन को हम कह सकते हैं कि काव्यानंद का स्वाद भी इसी के माध्यम से मिलता है। तो 10 नंबर जो है 10 नंबर का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद देखिए व्याकरण पाठ विधि से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। व्याकरण पाठ विधि का क्वेश्चन अगर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 1 है आगमन विधि का दूसरा नाम क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोग विधि, सूत्र विधि, संयोग विधि। आगमन विधि के बारे में बोला गया है, उदाहरण से नियम तक आने के बारे में बोला गया है। तो 1 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, प्रयोग विधि इसको बोला जाता है। आगमन विधि का दूसरा नाम है प्रयोग विधि, और इसी को चाइल्ड सेंटर भी बोला जाता है। ये छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, 1 का आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। आगमन विधि का दूसरा नाम जो है प्रयोग विधि है और ये छात्र केंद्रित होता है। आगमन विधि किस विधि से सदा विपरीत है? सूत्र प्रणाली, संयोग, भाषा संघर्ष, प्रयोग। तो अगर 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 2 नंबर का आपका ए ऑप्शन जो दिया है, सूत्र प्रणाली जो है उससे हमेशा से अलग होता है आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 3, आगमन विधि की विशेषता क्या है? इसमें विद्यार्थी नियम को रटते हैं शायद होगा, और नियम विद्यार्थियों से निकलवाए जाते हैं
विद्यार्थी निरुत्साहित होते हैं, शिक्षक प्राण केंद्र होता है। तो शिक्षक प्राण केंद्र कभी नहीं होंगे। यहाँ पर बोला गया है आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए शिक्षक जो है शिक्षक केंद्रित होता है आपका जो निगमन विधि। तो इसमें जो 3 नंबर में दिया है आगमन विधि की विशेषता पूछा गया है। तो अगर विशेषता देखिएगा आपका 3 नंबर का जो बी ऑप्शन वो सही होगा। नियम विद्यार्थियों से निकलवाए जाते हैं, ठीक है। आगमन विधि में नियम जो है विद्यार्थियों से निकलवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आगमन विधि सबसे अच्छी विधि क्यों मानी गई है? इसमें कम खर्च आते हैं, आद्यता केंद्र में नहीं रहता, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, इसमें विद्यार्थी की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। तो अगर आप देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो सी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया है तो यही सबसे सही ऑप्शन होगा कि इससे विद्यार्थियों की उत्सुकता जो है वो अंत तक बनी रहती है। इसी में आपका आ जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होता है वहीं पर बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं और एंड तक वो लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो 4 का आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? देखिए इससे भी इनसाइड क्वेश्चंस बहुत सारा मैं करवा चुकी हूँ और आज भी इससे कुछ इनसाइड क्वेश्चंस करवाया गया है आपका जो शिक्षण विधि से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग के पास में उतना टाइम नहीं होता है कि हम उतना सारा क्वेश्चंस को टाइप करके वीडियो उधर जो है आप हमारा जो कोर्स चल रहा है वहाँ पर दें फिर इधर दें। इसलिए आप लोगों को कुछ दिनों से बिल्कुल भी टाइप किया हुआ क्वेश्चंस नहीं मिला। अगर किसी दिन टाइम मिलता है तो आप लोगों को भी दिया जाएगा। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल्स जो है आपको कमेंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? आगमन, निगमन, सूत्र, सहयोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा 5 का बी ऑप्शन सही होगा। निगमन से व्याकरण शिक्षण का अंत जो है निगमन से होता है, क्योंकि हम उदाहरण से नियम तक जाते हैं, ठीक है। और उदाहरण से हम आगमन में क्या होता है आपका, उदाहरण से नियम तक जाते हैं और नियम से उदाहरण आते हैं जब हम, वो होता है निगमन विधि। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है, तो नियम से होता है, यानी कि निगमन विधि, ठीक है। 5 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ को भली भांति समझने के बाद छात्र किस विधि के द्वारा प्रश्नों का स्तर देता है? उसका नाम क्या है? प्रश्नों का उत्तर देता है शायद होगा। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर सूत्र, आगमन, निगमन, सहयोग दिया गया है, तो 6 का सी ऑप्शन सही होगा। पाठ को भली भांति समझने के बाद छात्र जिस विधि के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देता है उसका नाम है आगमन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाठ को भली भांति समझने के बाद छात्र जिस विधि के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देता है उसका नाम क्या है? पाठ को समझने के बाद में जिस विधि के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देता है, ये देखिए इसका निगमन आंसर भी इसका हो सकता है। तो 6 का सी ऑप्शन जो है सही होगा कि पाठ को भली भांति समझने के बाद छात्र जिस विधि के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देता है उसको निगमन, उसका नाम निगमन होगा, ठीक है। 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण पाठ के प्रारंभ में किस विधि में शिक्षा दान करना चाहिए? व्याकरण पाठ के आरंभ में बोला गया है किस विधि में शिक्षा दान करना चाहिए? निगमन, सूत्र, सहयोग, आगमन। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। व्याकरण पाठ के प्रारंभ में आगमन विधि में शिक्षा दान करना चाहिए। 7 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों के सामने कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करके उनसे पाठ का नियम निकलवाना। उदाहरण प्रस्तुत करके पाठ का नियम निकालना को क्या बोला जाता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए आगमन, निगमन, सहयोग, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, लेकिन आगमन होगा क्योंकि यहाँ पर उदाहरण से नियम तक पहुँचने के बारे में बोला गया है। 8 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अध्येता व्याकरण के नियमों को रटता क्यों है? अध्येता व्याकरण के नियमों को रटता क्यों है? अध्यापक आगमन विधि से शिक्षादान प्रारंभ करते हैं, अध्यापन सूत्र विधि में शिक्षादान प्रारंभ करते हैं, अध्यापक निगमन विधि से शिक्षादान प्रारंभ करते हैं। और आपका जो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 का सी ऑप्शन सही होगा। अध्यापक निगमन विधि से शिक्षादान प्रारंभ करते हैं, तभी वो क्या करते हैं, बार बार नियम को रटते हैं। 9 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पद्धति दोषपूर्ण होती है? आगमन,
निगमन, सूत्र विधि, सहयोग विधि। अगर 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 का आपका यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। निगमन विधि जो है, निगमन विधि से विषय प्रवेश जो है वो आपका हो जाएगा दोषपूर्ण। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। 10 का क्वेश्चन याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। निगमन विधि से जब विषय प्रवेश करते हैं तब ये पद्धति को दोषपूर्ण बोला गया है। ठीक है, तो ये तो रहा लगभग कितना क्वेश्चंस हो गया, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम सबके पास बहुत कम है। अपना मेहनत को यूटिलाइज़ कीजिए, सही जगह पर मेहनत को लगाइए, अपना टाइम को सही जगह पर लगाइए। अननेसेसरी इधर उधर मेहनत करके कुछ नहीं होगा। आप लोग मेहनत कीजिए, और सेल्फ स्टडी जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है सक्सेस के लिए। तो खूब मेहनत कीजिए।